अध्याय 9 राजनीति विज्ञान और विषय वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। विश्व, ग्लोब, इन शब्दों से ही ये प्रक्रिया या क्रिया बनी है। ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण की मैं बात करूं तो इससे पहले कुछ और ऐसे शब्दों को जरा देखें जिनका संबंध, जिनको करण से जोड़ा जाता है। जो एक बहुत कॉमन शब्द है जो हम लोग उपयोग करते हैं, राजनीतिकरण हो गया। क्या मायने है इसके? राजनीतिकरण किसी चीज़ का हो जाना, इसका अर्थ क्या है? सामाजिकरण, उदारीकरण, लोकतांत्रिकरण आदि आदि। जहाँ तक राजनीतिकरण की बात है, इसे हम व्यंग्यात्मक शैली में तरीके से कई बार लेते हैं और राजनीतिकरण का अर्थ कहते हैं किसी चीज़ में पॉलिटिक्स ले आए हैं। ये जो करण शब्द का इस्तेमाल गत 100-150 वर्षों में ज़्यादा हुआ है, क्योंकि करण का तात्पर्य बदलाव से है। किसी चीज़ से किसी अन्य बदलाव को जोड़ना संबंध से है। हम वैश्वीकरण की यहाँ बात कर रहे हैं जिसका संबंध विश्व से है, ग्लोब से है, और इसीलिए ग्लोबलाइजेशन। आपने और शब्द सुना होगा पाश्चात्यीकरण, आपने शब्द सुना होगा आधुनिकीकरण, उसके साथ ही निजीकरण, और एक शब्द और है जिसे हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन अंग्रेजी में। हम आज इन करणों में से एक शब्द को ले रहे हैं और वह है ग्लोबलाइजेशन। तीन शब्द बड़े पास पास जुड़े हुए हैं जो आप जब तब सुनते हैं। एक तो है लिबरलाइजेशन अर्थात उदारीकरण, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन अर्थात निजीकरण, और तीसरा शब्द है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। संक्षिप्त में हम याद रखने के लिए देख सकते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर होता है, उससे हम सोच सकते हैं। तो हमारा पूरा ध्यान इस अध्याय में इसके तीसरे पहलू पर है, ग्लोबलाइजेशन। लेकिन याद रखें कि ग्लोबलाइजेशन की चर्चा के दौरान अन्य दो जो हैं वे शब्द भी बारंबार इस अध्याय में आएंगे, और इन शब्दों का अध्ययन हमने पूर्व में कर लिया है, किसी अन्य कक्षा में कर लिया है, ऐसा मानते हुए मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ। वैश्वीकरण एक गत 100 वर्ष की प्रक्रिया है, और ये एक प्रक्रिया है, इसको याद रखें। इस प्रक्रिया की जो बात करते हैं तो इसका अर्थ है सभी चीज का विश्वव्यापक प्रभाव होना। सभी वस्तुओं का, सभी चीज़ों का, चाहे विचार हो या सेवा हो या पूंजी हो, इन सब का विश्वव्यापी प्रभाव, वह वैश्वीकरण कहलाता है। ये एक समकालीन प्रक्रिया है, अर्थात गत 100-150 वर्षों के समय का विषय है, और इसके दो कारण मूलतः, यदि मैं संक्षिप्त में बात करूं तो दो कारण हैं। पहला तो संचार माध्यमों का आविष्कार, नए नए संचार माध्यमों का ईजाद होना, और दूसरा है औद्योगिकरण। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे कि आखिर ये क्या है जिसके कारण संचार व्यवस्था और औद्योगिकरण को लेकर जो वैश्वीकरण हुआ है, ये क्या है। तो इस अध्याय में हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले वैश्वीकरण और उसके विभिन्न आयाम, अर्थात सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्ष। चूँकि हमारा यह विषय राजनीति विज्ञान से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारा ज़्यादा ध्यान राजनीतिक आयाम पर, राजनीतिक पहलू पर वैश्वीकरण के सीमित रहेगा। दूसरा है वैश्वीकरण के परिणामों की प्रकृति क्या है, अर्थात ये वैश्वीकरण जो प्रक्रिया है, ये इसका नेचर क्या है, किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, किस तरीके से समाज में बदलाव ला रहा है, विश्व व्यवस्था में इसका असर पड़ रहा है। तीसरा पहलू होगा वैश्वीकरण को लेकर कुछ आंदोलन भी हुए हैं, अर्थात इसका विरोध भी हुआ है, और उस विरोध को लेकर जो आंदोलन हुए हैं उसका कुछ अध्ययन करेंगे।
साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि एक और जहाँ वैश्वीकरण का स्वागत हो रहा है और वो उसका प्रभाव बढ़ रहा है, तो उसका विरोध भी क्यों हो रहा है। अगला बिंदु होगा वैश्वीकरण के दायरे के रूप में भारत कहाँ है, अर्थात भारत इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया में अपने को कहाँ पाता है, किस हद तक वैश्वीकरण की प्रक्रिया में वह डूबा हुआ है, शामिल है, और दूसरा किस हद तक वैश्वीकरण की प्रक्रिया भारत को प्रभावित कर रही है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को, आर्थिक पहलू को, आदि आदि, और अंत में भारत में इसके खिलाफ होने वाले संघर्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार इन बिंदुओं का अध्ययन करने के बाद हम इस बात पर आश्वस्त हो जाएंगे कि आप पूरी तरह अब वैश्वीकरण, उसके मायने और उसके प्रभाव को समझ चुके हैं। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप आज भारत जो है वो एक वैश्विक प्रक्रिया का अंग बन गया है और विश्व जो है वो एक छोटा सा गांव बन गया है। ग्लोबल विलेज एक शब्द आजकल बहुत चलता है, वैश्विक गांव। इसके क्या अर्थ हैं? ग्लोबल विलेज का अर्थ ये नहीं कि शारीरिक रूप से या भौगोलिक रूप से धरती छोटी हो गई है। इसका अर्थ है संचार माध्यमों के जरिए, औद्योगिक क्रांति के जरिए हम एक दूसरे के इतने निकट आ गए हैं कि कुछ क्षणों में दूरस्थ स्थलों की जानकारियां मिलने में हमें कोई समय नहीं लगता, लगभग एक दूसरे से जुड़ गए हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि पड़ोसी को शायद बहुत सी जानकारियां मेरे बारे में ना हो, जितनी जानकारी पड़ोसी के नाते उसको ना होकर बहुत दूरस्थ मेरे रिश्तेदार को हो। आज मेरे घर में कुछ घटना हुई, उसकी जानकारी आज लाखों किलोमीटर दूर, हजारों किलोमीटर दूर पहुंच जाएगी, संभवतः पड़ोसी के ना हो। ये इसी संचार व्यवस्था का दूरगामी परिणाम है। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये जो क्रांतियां हुई हैं, ये इस वैश्वीकरण का मुख्य कारण है। अर्थात सूचना की क्रांति के से तात्पर्य है जो संचार माध्यम हैं, जिसमें नेट सर्विस है, जिसमें मोबाइल्स हैं, टेलीफोन्स हैं, टेलीविज़न हैं, आदि आदि। इनके माध्यम से हम कनेक्ट होने की सुविधा पाए हैं। लेकिन इससे पूर्व औद्योगिक क्रांति, उद्योगों ने जिस तरीके से अपने को स्थापित किया है विश्व के समस्त क्षेत्रों में, और विभिन्न तरह के उद्योग हुए हैं, इन उद्योगों से होने वाले उत्पादनों की ज़रूरत ने हमें एक दूसरे के निकट लाने के लिए विवश किया, निकट आने के लिए विवश किया। किसी एक देश का उत्पाद हमें पसंद आ रहा है, हम उसे लेना चाहते हैं, तो परिणाम क्या होगा? हमारे लेने की इच्छा को देखकर वहाँ का उत्पाद और बढ़ेगा और हम अपनी व्यवस्था को ऐसा करेंगे कि उस देश में होने वाला उत्पाद हमारे यहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचे। ये औद्योगिक क्रांति का परिणाम है। तो इस प्रकार सूचना और औद्योगिकी के क्षेत्र की क्रांति इस ग्लोबल विलेज की प्रक्रिया का प्रमुख कारण बन जाता है। कई लोग इस वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है उसको विकसित देश बनाम विकासशील देश के प्रभाव के रूप में देखते हैं। विकसित देशों से तात्पर्य, जैसे हम कहते हैं डेवलप्ड कंट्रीज, जिसमें पश्चिमी यूरोप के देश और अमेरिका मूलतः आते हैं, जो पूर्ण रूपेण विकसित हैं, बनाम विकासशील देश जिसमें भारत जैसे देश आते हैं, नवोदित राष्ट्र आते हैं, अफ्रीका और एशिया के देश आते हैं। अब जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है, तो ऐसा देखा जा रहा है कि पश्चिमी जगत के जो उद्योग हैं वहाँ पहले से स्थापित हुए हैं, क्योंकि क्रांति पहले वहाँ आई। परिणाम स्वरूप उनकी क्रांति से उपजे जो उत्पाद हैं वो हम ज़्यादा ले रहे हैं, अर्थात विकासशील देश ज़्यादा ले रहे हैं, और इसलिए हमारी निर्भरता पश्चिमी देशों पर ज़्यादा बढ़ गई है। इस निर्भरता के कारण शायद ऐसी शंका विकासशील देशों में है कि वे अपनी सार्वभौमिकता से धीरे धीरे वंचित होते जा रहे हैं, अपनी संप्रभुता से वंचित होते जा रहे हैं, और इसी का भय
कुछ आंदोलनों को जन्म भी दे रहा है। इसीलिए विकासशील देशों में विरोध में आंदोलन भी हो रहे हैं। रही भारत की बात, भारत एक बड़ा अलग मार्केट है और इस मार्केट को हर पश्चिमी देश पूरी तरह भुलाना चाहता है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र, इसलिए वैश्वीकरण के इस बहुआयामी प्रसार से ये अपने को अलग रख ही नहीं सकता। हम कितना भी अलग होना चाहें, पहली बात, क्या हम अलग होना चाहते हैं, इस प्रश्न का अध्ययन हम बाद में करेंगे। लेकिन यदि हम अलग होना भी चाहें तो भी स्थितियां ऐसी हैं कि अब पश्चिमी देश भारत को इस वैश्विक व्यवस्था से बाहर कतई नहीं जाने देंगे। यहाँ के लोग भी इस विश्वव्यापी प्रसार से न केवल प्रभावित हुए हैं बल्कि उसकी ओर आकर्षित भी हुए हैं। विश्व में उत्पादित जो नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो जीन्स पैंट हो, चाहे मोबाइल्स हों, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कारें हों या अन्य तरह की चीज़ें हों, इसका लोभ भारतीय भी संवरण नहीं कर पा रहा है। और क्यों करे, क्यों ना वह भी इस नई नई चीज़ें जो ईजाद हो रही हैं उनका फ़ायदा उठाए। अन्य विकसित देशों की तरह भारत में भी और कुछ अन्य देशों में भी इस प्रकार वैश्वीकरण के खिलाफ कई तरह के सामाजिक आंदोलन हो रहे हैं, क्योंकि इनका विचारों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। ख्याल रखें, अभी तक जो मैंने आपको बात बताई वैश्वीकरण में, आपको लग रहा होगा कि वैश्वीकरण का एक ही आयाम है आर्थिक, क्योंकि मैंने इंटरनेट के माध्यम से और औद्योगिक क्रांति के माध्यम से आर्थिक उत्पादों की बात की है। लेकिन ये ना भूलें कि वैश्वीकरण का एक बहुत बड़ा असर हमारे विचारों पर भी पड़ रहा है। पश्चिमी विचार भारत के भारतीय मानस में जिस तरह घर कर गए हैं वो एक चिंता का विषय है। लेकिन दूसरी ओर पश्चिमी विचारों के अपने फ़ायदे भी हैं। तो इसका असर जहाँ तक समाज के एक पहलू पर बुरा पड़ रहा है, समाज का एक अन्य वर्ग उसके फ़ायदे गिनाता है। इसीलिए एक वर्ग विरोध करता है तो दूसरा वर्ग इसके पक्ष में खड़ा हुआ है मजबूती से। कहने का अर्थ ये है कि ग्लोबलाइजेशन का असर आर्थिक ही नहीं बल्कि हमारी सामाजिक व्यवस्था और हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। वैश्वीकरण का संबंध उदारीकरण से, लिबरलाइजेशन और निजीकरण से अर्थात प्राइवेटाइजेशन से मैंने पहले ही बताया है। हम निश्चित रूप से आगे इनकी भी चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं दूसरे बिंदु पर। अंतर्राष्ट्रीय मंच की यदि हम बात करें तो इस अंतर्राष्ट्रीय मंच में वैश्वीकरण दिनों दिन एक बढ़ता हुआ शब्द है, बढ़ता हुआ इसका प्रभाव है। वैसे इसका प्रयोग अधिकतर, जैसा मैंने कहा, आर्थिक और व्यापार संबंधी मुद्दों पर होता है, परंतु विश्व के सभी भागों के बीच, सभी भागों के जो लोग हैं उनमें राजनीतिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक और साथ ही साथ सामाजिक पहलुओं पर जो एक दूसरे पर प्रभाव पड़ रहा है उसका अध्ययन है। अर्थात कुल मिला के सभी तरह का प्रभाव ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया अब लोगों पर छोड़ रही है। इस अवधारणा का जो लक्ष्य है, इसका जो वैश्वीकरण की अवधारणा का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि हम सामाजिक, सांस्कृतिक स्वतंत्रता, समानता, इन सभी क्षेत्रों में आदान प्रदान करें। तो ये आदान प्रदान जो शब्द है वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वैश्वीकरण के मद्देनज़र। तो जो दूसरा बिंदु जिसको मैं कहना चाह रहा था वह आदान प्रदान से जुड़ा हुआ है। ये आदान प्रदान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और इस आदान प्रदान की प्रक्रिया को और तीव्र करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक नया शब्द गत 100-150 वर्षों से चला है और वह कहलाता है मुक्त बाजार, अंतर्राष्ट्रीयवाद, मुक्त बाजार। आखिर मुक्त बाजार क्या है, थोड़ा सा इसे समझना जरूरी है। मुक्त बाजार अर्थात एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें किसी भी तरह का कर ना हो
और एक वस्तु का दूसरे वस्तु से दूसरी जगह निर्यात और दूसरी जगह से यहाँ का आयात पूरी तरह स्वतंत्र हो। ये कहलाता है मुक्त बाजार, फ्री मार्केट। इस फ्री मार्केट का ही पहलू है अंतर्राष्ट्रीयवाद, आदान प्रदान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता, प्रजातंत्र, पारस्परिक सहयोग आदि आदि। ये सब उसी आदान प्रदान के पहलू हैं। आपने राजनीति विज्ञान के अन्य अध्यायों के अध्ययन के समय पढ़ा कि भारत जब स्वतंत्र होता है 1947 में, उसके बाद एशिया और अफ्रीका के बहुत से देशों में स्वतंत्रता की एक तरीके से झड़ी लग जाती है। एक के बाद एक लगभग 100 नए देश स्वतंत्र होते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे कुछ हद तक हम उस समकालीन वैश्वीकरण की व्यवस्था को, बढ़ते प्रभाव को भी देख सकते हैं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हमारी जो व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था, उसने बाकी अन्य आयामों को मुख्य रूप से प्रभावित किया है। इसीलिए जब भी वैश्वीकरण की बात होती है, मुक्त बाजार की बात आती है, अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात आती है और आर्थिक पहलू की बात आती है। विश्व में सभी लोग, सभी मानव अपनी अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताएं और अपनी विशिष्टताओं को बना के रखना चाहते हैं। इस बात से हम सब सहमत हैं। हम जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, वे अपनी क्षेत्रीय जो संस्कृतियां हैं, क्षेत्रीय जो हमारी परंपराएं हैं, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, उसको हम रखना चाहते हैं। लेकिन समय के साथ साथ देखा जा रहा है कि हमारे अपनी परंपराएं धीरे धीरे कमज़ोर हो रही हैं और उसके बदले किसी अन्य क्षेत्र की परंपराएं ज़्यादा हावी हो रही हैं। अर्थात इसके मायने क्या हुए कि क्षेत्रीय बनाम वैश्विक स्तर पर यदि किसी तरह की खींचतान हो रही है, तो उसमें वैश्विक परंपराएं ज़्यादा हावी होते नजर आ रही हैं। और इसलिए एक अगला शब्द आता है, वह है एकीकरण। इसीलिए पूरे विश्व में आप देखेंगे कि सभी तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वो एकीकरण की ओर अग्रसर हो रही हैं। एकीकरण के मायने हैं क्षेत्रीय प्रभाव कम होना और वैश्विक प्रभाव का असर धीरे धीरे बढ़ना। एक दूसरे को देना, सिखाना, एक दूसरे से सीखना और अपनी सुविधाओं को दूसरों में बढ़ाना और दूसरों से लाभ लेना, ये वैश्वीकरण का एक अन्य पहलू है। तो इस प्रकार एक दूसरे से सीखकर, सिखाकर, लाभदायक चीज़ों को ग्रहित कर और इसके अलावा एक दूसरे के अनुभवों को शेयर करके हम विकास की ओर बढ़ सकते हैं। दूसरे शब्दों में, वैश्वीकरण एक विकास की वो प्रक्रिया जो एक दूसरे से होने वाले आदान प्रदान से बहुत निकट तक जुड़ी हुई है। परिभाषा की दृष्टि से यदि हम देखें तो वैश्वीकरण शब्द का क्या अर्थ है? बहुत संक्षिप्त में, किसी वस्तु, सेवा, विचार पद्धति अथवा सिद्धांत, 4 चीजें इसमें समाहित हैं। वस्तु, सेवा यानी सर्विस, विचार पद्धति यानी सोच, और सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल्स। इनको विश्वव्यापी बनाना ही उसे वस्तु, सेवा, विचार पद्धति या सिद्धांत का वैश्वीकरण कहलाएगा। 4 चीज़ों को विश्वव्यापी बनाना ही वैश्वीकरण है। उम्मीद है अब आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि आखिर वैश्वीकरण क्या है, क्योंकि भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो वैश्वीकरण शब्द जो है वो सन 90-95 के आसपास बहुत ज़्यादा जोर पकड़ा और हर चीज़ में भारत में वैश्वीकरण को लेकर काफ़ी उथल पुथल मच रही थी।
तो इसलिए आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रक्रिया क्या है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक देश एक दूसरे देश के साथ, विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी, बौद्धिक संपदा या हम जिसे विचार कह सकते हैं, उसका अप्रतिबंधित आदान प्रदान, यही कहलाता है वैश्वीकरण। अप्रतिबंधित शब्द ये यहाँ नया जुड़ा हुआ है। मैंने इससे पूर्व में आपको बताया था, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अवरोध के जब इन चीज़ों का आदान प्रदान संपन्न किया जाता है तो यह वैश्वीकरण की ओर हमें ले जाता है। अब इसको सुगम बनाने के लिए, इस आवागमन को, जिन 4 वस्तुओं का मैंने जिक्र किया है, 4 बातों का, इनके सुगम आवागमन के लिए यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो जो आने वाली बाधाओं का निराकरण कर सके, आने वाली बाधाओं को हटा सके, तो सोने में सुहागा, अर्थात ये प्रक्रिया और तीव्रतर हो जाएगी। ये तभी संभव हो सकता है जब ऐसी संस्था या ऐसे संगठन जिसको यह दायित्व दिया गया है कि वे इनके आदान प्रदान में आने वाली अवरोधों को हटाने का प्रयास करे, ये तभी संभव है जब ऐसी संस्था को देशों का, लोगों का, शासन का विश्वास प्राप्त हो और सर्वानुमति से नीति निर्धारक सिद्धांतों का वह निरूपण कर सके। अर्थात अब हम अगले बिंदु पर हैं कि इस आदान प्रदान की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए भी कुछ जरिया आवश्यक है। वे जरिए क्या हैं? कुछ ऐसे संगठन, कुछ ऐसी संस्थाएं जो इस प्रक्रिया को, आवागमन की प्रक्रिया को, वस्तु के, विचार के, सिद्धांत के, इसकी प्रक्रिया को जो सरल करती हैं, हम इसका भी अध्ययन कर रहे हैं। इसमें ज़रूरी यह है कि नियम एक तरीके से समान हो। इसके क्या मायने हुए? इसका अर्थ यह है कि छोटे राष्ट्र, बड़े राष्ट्र, विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र, अविकसित राष्ट्र, विकसित राष्ट्र, साधन संपन्न राष्ट्र और साधन विहीन राष्ट्र, ये सब बातें बेमानी हो जाएं। सभी राष्ट्रों को समान नज़रिए से देखा जाए, अर्थात समानता की भावना इस आदान प्रदान की प्रक्रिया में, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। समानता के नियम का अनुशासन हो, सभी देश अपने व्यापार और अपने निवेश का संचालन करने की स्वतंत्रता रखते हों। आवश्यक नहीं है कि वे बड़े देशों के दबाव में आकर उनके दिशा निर्देश पर कार्य करें, तो स्वाभाविक रूप से ये जो धारा है ये एक पक्षी नहीं होगी, समान रूप से प्रभावित होगी, समान रूप से प्रवाहित भी होगी, और यही दूसरे शब्दों में फिर भूमंडलीकरण भी कहलाता है। तो वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण एक ही प्रक्रिया है। और अब हम यहाँ समझने की स्थिति में हो गए हैं कि किस तरह कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ इस प्रक्रिया के सरलीकरण में मदद करती हैं, जिसका विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। डॉक्टर विमल जालान, जो एक बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं भारत के संदर्भ में, उन्होंने जो परिभाषा दी है वो शायद आपको सबसे सरल लगेगी। वैश्वीकरण शब्द, इसका अर्थ तो कई तरह से हुआ है, लेकिन एक अर्थ तो ये भी है कि अब राष्ट्रों के मध्य भौगोलिक दूरी बेमानी हो गई। देखिए शब्द, देखिए, भौगोलिक दूरी का अब कोई अर्थ नहीं रहा किसी समय में, बल्कि आज भी ऐसा होता है कि जब हमें कुछ दूरी तय करनी होती है तो हम कहते हैं अरे वो जगह बहुत दूर है, कैसे जाएं, 2 दिन की छुट्टी लगेगी, 1 दिन की छुट्टी लेना पड़ेगा, आदि आदि। लेकिन संचार माध्यम अब इतने तीव्र और तेज हो गए हैं कि हमको एक दूसरे से इतना निकट ले आए हैं कि विमल जालान के शब्दों में भौगोलिक दूरियां अब बेमानी हो गई हैं। दुनिया इतनी सिमट गई है कि कोई भी देश अपने नुकसान पर ही अलग थलग रह सकता है, वो बच नहीं सकता। भारत यदि चाहे कि वो इसके कुछ नेगेटिव पहलू के मद्देनज़र इस वैश्विक प्रक्रिया से अपने को अलग रखे तो वो संभव ही नहीं है, और यदि ऐसा करेगा तो उसे उस नुकसान
होने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और सच्चाई तो ये है कि भारत ने अपने को वैश्विक प्रक्रिया में शामिल होने में काफ़ी विलंब कर दिया। 1990 के बाद ये सब शुरू हुआ। इसी का परिणाम है कि हम कुछ मामलों में काफ़ी पिछड़े रहे और पिछड़े हुए हैं। विमल जालान का कहना है कि वैश्वीकरण का दूसरा अर्थ ये भी लिया जा सकता है जिसे हितों के साथ वो परिभाषित करते हैं और कहते हैं कि देशी या राष्ट्रीय हित, देशी अपने स्वयं के देश के हित को, अपने स्वयं के राष्ट्र के हित को, उसके स्थान पर दूसरे देशों के हितों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, इनके हितों को प्राथमिकता देने का नीतिगत बदलाव। अर्थात अपने हित को अब हम पीछे रखें, विश्व के हित को, अन्य देशों के हित को सामने रखें। और ऐसा करते हुए हमको जो नीतिगत बदलाव लाने होंगे अपनी आर्थिक व्यवस्था में, अपनी राजनीतिक व्यवस्था में, अपनी विदेश नीति में, इस बदलाव को ही वैश्वीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार वैश्वीकरण की परिभाषा विमल जालान के शब्द में समझने के बाद अब आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि वैश्वीकरण आखिर है क्या।